प्रमुख क्रांतिकारियों में आज हम पढ़ेंगे विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 ईस्वी में आसाम के सिलहट जिले में हुआ था। पाल विदेशी शासन को अभिशाप के रूप में मानते थे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शीघ्र ही वे राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनके राजनीतिक विचार भी तिलक और लाला लाजपत राय की तरह क्रांतिकारी थे। कांग्रेस के अंदर उन्होंने नरमपंथी विचारधारा का विरोध किया और उग्रवादियों का साथ दिया। गरम दल के वे सदस्य बने। उन्होंने कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी आंदोलन के प्रसार में भी भाग लिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में भाग लिया। 1908 ईस्वी में उन्हें श्री अरविंद घोष पर चलाए जा रहे मुकदमे में गवाही देने को कहा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फलतः सरकार ने उन पर अदालत की मानहानि करने का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में उन्हें 6 माह के कारावास की सजा मिली। जेल से छूटने के पश्चात विपिन चंद्र पाल विदेश चले गए। उन्होंने वहीं रहकर अंग्रेजी राज विरोधी गतिविधियों में भाग लिया। 3 वर्षों के उपरांत वे पुनः भारत आए और राजनीति में सक्रिय हो रहे। उन्हें महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण नीतियों और असहयोग आंदोलन के सिद्धांत में आस्था नहीं थी। अतः असहयोग आंदोलन होने पर वे कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस के बाहर रहकर भी उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी रही। 1932 ईस्वी में इस महान उग्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की विचारधारा के अंदर रहते हुए भी कांग्रेस का जो रास्ता था कि याचना के द्वारा या सहयोग के साथ में असहयोग करते हुए स्वराज्य की मांग करना, उसके खिलाफ विचार रखते हुए विपिन चंद्र पाल ने जो उग्रवादी नेता थे उन उग्रवादी नेताओं के साथ में अपना कार्य किया। विपिन चंद्र पाल ने तिलक, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के भारतीय राजनीति में उग्रवादी विचारधारा को प्रभावशाली स्थान दिलवाया। इसीलिए एक इतिहास में एक कहावत कही जाती है, लाल, बाल और पाल। ये इस तरह की एक जो त्रिवेणी हमें देखने को मिलती है, ये उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन की जो उग्रवादी आंदोलन था उसकी त्रिवेणी के रूप में लाल, बाल और पाल को याद किया जाता है। और इसी विपिन चंद्र पाल को इसी कारण से स्थान मिला है। वे एक स्वतंत्र विचारक थे तथा भारत में सौम्य राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि स्वराज्य जनता को स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के दान में उसे प्राप्त किया जाए, अंग्रेजों से मांग करके उसे प्राप्त किया जाए। उस स्वराज के लिए, उस स्वाधीनता के लिए आपका मांग नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने प्रयास होने चाहिए। उन प्रयासों के बलकर अधिकार स्वरूप उसे प्राप्त करना चाहिए। इसे सरकार से उपहार या पुरस्कार स्वरूप नहीं ग्रहण करना चाहिए। वे भारत के लोकतांत्रिक स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। बंगाल के स्वतंत्र आंदोलन के वे प्रमुख नेता थे। इस तरह बंगाल से उनका बड़ा गहरा नाता रहा। वहीं से उनका इस आंदोलन को लेकर के उन्होंने विदेश में जाने के बाद में भी इस आंदोलन को पल्लवित किया, पोषित किया और लगातार वो अरविंद घोष के साथ में इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे रहे। दूसरे हैं अरविंद घोष, 1872 से 1950 ईस्वी। अरविंद घोष एक महान दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ थे। चितरंजन दास के शब्दों में वे देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा तथा मानवता के प्रेमी थे। अरविंद घोष एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्ण घोष था। अपना आरंभिक समय घोष ने अध्ययन में लगाया। उन्हें अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। बंगला और संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इतावली भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। भाषा और साहित्य के माध्यम से वे इतिहास से प्रभावित हुए। विश्व की महान क्रांतियों ने उन पर एक गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश संस्कृति की वह भौतिकवादी तथा
आत्महननकारी मानते थे। वे बंकिम चंद्र से भी प्रभावित थे। उनकी पुस्तक आनंद मठ से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारत माता की पूजा एवं वंदे मातरम को अपना आदर्श बनाया। 1889 ईस्वी में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। लंदन में वे ICS की परीक्षा में बैठे, परंतु उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। लंदन में ही उन्होंने कमल एवं कटार, लोटस एंड डैगर नामक एक गुप्त संस्था की सदस्यता ग्रहण की तथा आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। 1893 ईस्वी में घोष भारत वापस आए। वे बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। वे भारत की स्थिति और कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों से क्षुब्ध थे। 1893 और 94 ईस्वी के मध्य हिंदू प्रकाश पत्रिका में छद्म नाम से उन्होंने लेख लिखना प्रारंभ किया और कांग्रेस की याचना की कटु नीतियों की जमकर आलोचना करने लगे। बंगाल विभाजन के अवसर पर अंग्रेजों का विरोध करने एवं स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। वे क्रांतिकारी कार्यों से संबद्ध गुप्त समितियों से भी जुड़े हुए रहे। उन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं था। अलीपुर बम केस में उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया था। घोष ने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम द्वारा घर घर क्रांति का संदेश पहुंचाया। अरविंद घोष के जीवन का मुख्य लक्ष्य था राष्ट्रवाद, स्वाधीनता एवं आध्यात्मिकरण प्राप्त करना। इसके लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। 1910 ईस्वी में कलकत्ता छोड़कर पांडिचेरी चले गए। एक आश्रम की स्थापना कर उन्होंने अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन में लगाया। अपने दर्शन को उन्होंने कर्म नामक पत्रिका के सहारे प्रचारित किया। पांडिचेरी में रहकर भी वे पूर्णतः राजनीति से अलग नहीं हुए। चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, पुरुषोत्तम दास टंडन उनसे मिलने और परामर्श के लिए पांडिचेरी चले जाया करते थे। उन्होंने 1932 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किए जाने की आलोचना की। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर ब्रिटेन का पक्ष लिया तथा क्रिप्स को भारत आने पर बधाई का संदेश भेजा। स्वाधीनता की प्राप्ति पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। पांडिचेरी में ही 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को इस महान विभूति का प्राण देहांत हो गया। अरविंद घोष ने तत्कालीन राजनीति और दर्शन को गहरे रूप से प्रभावित किया। वे राष्ट्रवाद एवं मानवता के अमूल्य पुजारी थे। 1910 ईस्वी में कलकत्ता में उनके पलायन की अनेक विद्वानों ने कटु आलोचना की है, परंतु जीवन भर वे भारतवासियों के आध्यात्मिक विकास तथा उनके राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का कार्य करते रहे। ताराचंद ने लिखा है कि अरविंद घोष ने उस संघर्ष के आदर्शों और कार्यक्रमों की परिकल्पना की जिसे महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में व्यवहारिक स्वरूप मिला और उसकी परिणति स्वाधीनता के रूप में हुई। इस तरह हम देखते हैं कि अरविंद घोष का जो एक कार्यकाल है, अरविंद घोष का जो एक क्रांतिकारी आंदोलन से जो जुड़ाव है, वह क्रांतिकारी आंदोलन का जो जुड़ाव हमें देखने को मिलता है कि ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक तौर पर क्रांतिकारियों को बम बनाना और बम की लैब बनाना, उसकी वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाने का कार्य भी अरविंद घोष ने ही किया था। और अरविंद घोष ने ही अनेक क्रांतिकारी संगठनों के जो लोग थे उन सभी को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी थी। इस तरह अरविंद घोष का उस समय इस क्रांतिकारी आंदोलन में, इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल होना और शामिल होने के बाद में बीच में इस आंदोलन को छोड़ करके एक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाना, यह एक ऐसी घटना है जिस घटना को लेकर के इतिहास की पुस्तकों में कोई ज्यादा चिंतन नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि भारतीय राजनीति के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस समय सत्ता आंदोलन को लेकर के कुछ चीजें इस तरह से घटित हो रही थी कि आपसी ईर्ष्या और आपसी विद्वेष भी उत्पन्न हो रहा था। हम देखते हैं कि इसी आपसी ईर्ष्या और विद्वेष, इसी प्रतिस्पर्धा के कारण हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को भी किस तरह से उसका शिकार होना पड़ा और उसी का शिकार जो है अरविंद घोष को भी होना पड़ा।
क्योंकि अरविंद घोष याचना के मार्ग पर नहीं चल रहे थे। और अरविंद घोष का सबसे बड़ा जो प्रबल पक्ष था, वो प्रबल पक्ष ये था कि वो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को एक आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। उनका मानना था कि अध्यात्म के आधार पर ही, अध्यात्म के द्वारा ही हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मबल है, वो ऊपर हो सकता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हम गुलामी की दास्ता से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमारा जो मनोबल है, हमारा जो आत्मबल है, वो आत्मबल मतलब कि ऊंचा उठा हुआ हो। और वो आत्मबल जो है वो नैतिक कार्यों से ही ऊपर उठेगा। इसीलिए उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्मिक आधार देने की कोशिश करते हुए उन्होंने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की। यही नहीं, उस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के बावजूद, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक द मदर में लिखा है कि अब मैं एक स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र ये आंदोलन ही भारत की आजादी के लिए नहीं, अपितु मैं आध्यात्मिक रास्ते से भी, मैं आध्यात्मिक तरीके से भी भारत की आजादी का प्रयत्न करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमें एक संबल मिलता है कि किस तरह से उस समय के क्रांतिकारी जीवन में हम देखें कि एक आध्यात्मिक बल का संप्रेषण करने वाले व्यक्तित्व के रूप में अरविंद घोष को लिया जा सकता है, जो उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े मतलब कि प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक के रूप में उनको लिया जा सकता है। एक बहुत बड़े चिंतक थे और उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी, उनके द्वारा जो विचार आए थे, उनके द्वारा जो कार्य पद्धति आई थी, उसी कार्य पद्धति को कालांतर में हम देखते हैं कि उसी रास्ते पर चल करके महात्मा गांधी ने अपनी नीतियों को बनाया था। हालांकि उग्रवाद को लेकर के, गरम विचारों को लेकर के महात्मा गांधी के और अरविंद घोष के विचारों में काफी अंतर, एक अंतराल हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें कि अरविंद घोष जैसा जो चिंतक है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मिला था। और ये जो अरविंद घोष का जो चिंतन था, इस अरविंद घोष के चिंतन के कारण ही अखबारों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से और उनकी सक्रिय जो गतिविधियां थी, जिस कारण से वे चाहते थे कि भारत को आजादी शीघ्र मिले और उसका रास्ता जो है वो याचना के द्वारा तय नहीं होगा। उसका रास्ता, क्योंकि वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार को जो है हमें मांग करके प्राप्त नहीं करना है। उस अधिकार के लिए हमें प्रयत्न के द्वारा, मनोबल पूर्वक, पराक्रम पूर्वक हमें उस आजादी को प्राप्त करना है। अगर भीख में वो आजादी मिली तो उस आजादी के मायने हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेंगे, भारतीय पीढ़ियों के लिए कोई मायने नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उस समय की उस प्रतिस्पर्धात्मक विद्वेषपूर्ण स्थितियों को भांपते हुए उन्होंने इस युद्ध, इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से एक सक्रियता को लेकर के पलायन किया। हालांकि वे पांडिचेरी जाने के बाद में भी आश्रम में अपने इन गतिविधियों से, इन क्रांतिकारियों से जुड़े हुए रहे और समय समय पर सभी क्रांतिकारियों ने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस तरह से अरविंद घोष का जो हम देखते हैं कि उनका जो साहित्यिक योगदान है, उनका जो पत्रकारिता में योगदान है, उनका जो वैज्ञानिक क्रियाकलाप में जो एक योगदान है, वो योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है।